डायमेंशनल प्रॉब्लम 2 वे में करेंगे हम, बट उसके लिए वेक्टर्स के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं हमें कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वेक्टर्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे। वेक्टर्स डिवाइड कभी नहीं होते, यू कैन नॉट हैव वन वेक्टर डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर, उसका कोई मैथ्स में रूल नहीं है। सो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो वेक्टर्स को +2 में दोबारा भी पढ़ेंगे मैथ्स में, और काफी डिटेल में पढ़ोगे, बट फिजिक्स में हम +1 में ही पढ़ेंगे और सफिशिएंट पढ़ेंगे, मतलब काफी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि फिजिक्स में आपको कोई इशू ना आए। बिकॉज फिजिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटीज जिनके साथ आगे हमने पूरे सिलेबस में डील करना है, दे विल बी वेक्टर्स, चाहे वो 11th की हैं, चाहे 12th की हैं, फोर्स है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, या 12th में हम चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमें वेक्टर्स को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज सच, कि अगर मैं बोलूं कि एंट्रेंस में इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर्स का क्वेश्चन नहीं आता फिजिक्स के पेपर में। बट वन थिंग इज श्योर, वेक्टर्स नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आएगी, कि वेक्टर्स को उस वे में इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी को वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, वेक्टर्स के साथ डील करना नहीं आता, तो आपको फिजिक्स का 50 to 60% सिलेबस में काफी प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, अगर वेक्टर्स ठीक से नहीं समझे तो। एक और टेंसर क्वांटिटी होती है, उसके साथ हम +1 +2 में डील नहीं करते, हम सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स के साथ ही डील करेंगे अभी। तो दोनों में फर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर स्केलर है। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर नहीं है? ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब कि कोई मेरे को ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ, कोई नई क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, आपने 10th में पढ़ी है, कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर नहीं है। चलो पहले वेक्टर्स के करंट। एग्जांपल बता दो। करंट, करंट वेक्टर क्यों नहीं है? अगर करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, तो करंट वेक्टर क्यों नहीं है? अगर मैं आपको से करंट का एग्जांपल लूं, सो मेरे तो पास ऐसे ऐड एक हो वायर, जाता है। वेक्टर एडिशन से एडिशन नहीं हो सकती इसकी। और क्यों नहीं हो सकती वेक्टर एडिशन से एडिशन? मेरे पास 2 वायर्स थी, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी, इसमें 3 एम्पियर, इसमें करंट कितनी होगी? दिस विल बी 5 एम्पियर। क्यों? Why 5? Why it cannot be anything else? Because it adds up when it is coming from two Adds up directions. क्यों? Why it adds up? मतलब ऐसे क्यों मानूं मैं आपकी बात कि इनको ऐड करना? मैं नहीं करता, मैं स्केलर की तरह नहीं ऐड करना चाहता। सर इसमें तो ऐसा होता है ना करंट में कि जितना जंग मतलब एंटर कर रहा है करंट उतना ही बाहर निकलेगा। करंट एंटर कर रहा है, किरचॉफ्स लॉ। करंट एंटर कर रहा है या चार्ज एंटर कर रहा है? करंट बेसिकली होता क्या है? करंट इज number of charges flowing per unit time. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इस जंक्शन को देखूं जी, इट्स नॉट अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस, तो जितना चार्ज इस जंक्शन पे आएगा उतना लीव भी करेगा, दैट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इसलिए हमें ऐड ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन आए, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, 20 इधर से, तो इसमें 30 होंगे, बिकॉज यहाँ पे ना तो चार्ज स्टोर हो सकता है या ना चार्ज यहाँ से लीक हो सकता है। सो दैट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स में कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। सो उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर्स के लॉ बे नहीं करती, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल? सर ये करंट वाला बताना है वेक्टर लॉ।
बिकॉज जितनी करंट आएगी उतनी लीव करेगी. चार्ज एंटरिंग शुड बी इक्वल्स टू चार्ज लीविंग द जंक्शन. उसमें वेक्टर्स क्या करेंगे? वेक्टर्स में तो वायर्स के एंगल पे डिपेंड होना शुरू हो जाएगा. स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल, Field. डायरेक्शन, Distance. डिस्टेंस और Speed. Speed. स्पीड और वॉल्यूम, वॉल्यूम. व्हाट अबाउट एरिया? सर फोर्स. व्हाट अबाउट एरिया? फोर्स. फोर्स किसने बोला स्केलर? फोर्स तो डायरेक्शन के बिना पढ़ ही नहीं सकते. हाउ कैन यू से फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी? फोर्स तो हमेशा डायरेक्शन के साथ ही होती है. मैं आप पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा, आप एक्सेलरेट करोगे कि नहीं करोगे डिपेंड करेगा मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं. सो फोर्स इज नॉट अ क्वांटिटी जो बिना डायरेक्शन के पढ़ी जा सकती है. अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, ये इस पर डिपेंड करेगी कि बॉडी की मास पे तो डिपेंड करेगी कि वो कितनी बड़ी बॉडी है, मास कितना है उसका, बट वो इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो. बिकॉज अगर मैं आपको ऐसे एक बॉडी देता हूं, इसको मूव करना है, तो मैं इस पे ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूं, मैं इस पे ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूं, मैं इसको पुश भी कर सकता हूं. ऐसे आप यहां से धक्का मार रहे हो, F3 F2. क्या लगता है आपको सबसे आसान कौन सा वे है? सबसे इजीली बॉडी कब मूव करेगी? व्हेन सर राइट साइड जो F1 हॉरिजॉन्टल, F2 F3. F1 F2 F, इन तीनों में से कौन सी? F3. पुश करना आसान होता है. F3 इज पुशिंग. बॉडी को पुश करना आसान होता है, पुल करना आसान होता है, पुश, या हॉरिजॉन्टली? पुश. पुश. कितने लोग एग्री करते हैं? पुश किसने बोला पहले? सर मैंने. दोबारा पुश. नहीं, बाकी लोग एग्री करते हैं पुश से. बिकॉज आपका स्कूल एग्जाम का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट पुलिंग अ बॉडी इज इजियर देन पुशिंग इट. आप कभी देखना लॉन मोवर देखा, घास काटने वाली मशीन, माली को चलाते देखा कभी? Yes, sir. पुश कर रहा होता है, वो पुश कर रहा होता है. जब फंस जाती है, चल नहीं रही होती, वो उसको पुल कर लेता. कि पुल हो जाती है, पुश नहीं हो रही होती. जस्ट होल्ड ऑन. तो हमेशा पुलिंग आसान रहती है पुशिंग से. बट So सर pulling is easier प्रैक्टिकलिटी than में body. तो पुशिंग होती है. नहीं, प्रैक्टिकलिटी में भी आप एयरपोर्ट पे जाना, सबको देखना ट्रॉलीज को पुल कर रहे होते हैं अपने बैग्स को, कोई पुश नहीं कर रहा होता. सर कार्स के साथ लेकिन फिर उल्टा क्यों है? क्योंकि जो रेयर व्हील ड्राइव कार्स होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव कार से बेटर आप एक काम करना, अब ना गिनीज रिकॉर्ड देखना, किसी ने ट्रेन का इंजन खींचा तो उसने ट्रेन को पुश किया कि पुल किया? या ट्रैक्टर को कोई पुल करते हैं, ट्रैक्टर को खींचना है तो पुल करते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने होते हैं, बिकॉज पुलिंग हमेशा आसान होती है. रेस्लिंग हार्ले की जिनके पास बुक है, उसमें जहाँ पे फोर्स का चैप्टर शुरू हो रहा है ना, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट पेज पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं. उसमें उन्होंने यही इमेज बनाई हुई है कि एक आदमी शायद ट्रेन को या बस को पुल कर रहा है, एंड उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ फिर आगे जाके थ्योरी में कि इट्स नॉट अ सुपर ह्यूमन एफर्ट, कि कोई भी ट्रेन को पुल कर सकता है, बस को पुल कर सकता है, डिपेंडिंग आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि आपको किस एंगल पे पुल करना है, आपको स्ट्रिंग कितनी बड़ी लेनी है, नीचे ग्राउंड सरफेस जो है उस पर फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए. बट पुलिंग इज ऑलवेज इजियर. उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर देंगे आगे जाके, बट पुलिंग इज इजियर. सो फोर्स इज नॉट अ, बेसिकली अभी तो हम यह कह रहे हैं कि फोर्स इज नॉट अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज, एरिया. एरिया क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर. एरिया है ना. अभी तक आप एरिया को स्केलर पढ़ते हैं, और फिजिक्स में एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती है. बिकॉज फिजिक्स में हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, वॉल्यूम को एज अ स्केलर लेंगे. लेंथ एंड एरिया दोनों वेक्टर्स में आएंगे.
So area is a vector quantity, उसकी डायरेक्शन होगी, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल रहेंगे, हाउ इट मल्टीप्लाइज विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती हमें एरियाज की, बट उसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, खास करके जब आपने फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज फ्लो ऑफ एनीथिंग. सर मैग्नेटिक किसी- फ्लक्स. क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? सर ये पिछले साल था टॉपिक, वो इतनी डीप. हाँ, फिर तो बताओ मेरे को. पहले तो मेरे को फ्लक्स ही बता दो क्या होता है, मेरे को तो पता नहीं था मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा है. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बताओ. सर ये वही कि वो चेंज होता है सर, जब करंट का फ्लक्स ईएमएफ जब चेंज होता है तो फ्लक्स यार जनरेट. मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ फ्लक्स क्या होता है. इंग्लिश फ्लक्स. मेरे को ना मैग्नेटिक फील्ड आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कुछ नहीं आता. मेरे को सिर्फ फ्लक्स का मतलब बता दो. फ्लक्स का मतलब होता क्या है? सर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी वैसे, मतलब वो जब मैग्नेटिक फील्ड बता रहे थे आप उसमें मेरी थोड़ा. बात नहीं समझ रहे भैया. मैं फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा. फ्लक्स इज एन इंग्लिश वर्ड. सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ Rate of flow of समथिंग. anything. Rate of flow of anything. It can be anything. Flux of people मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं. Flux of people going out, जा रहे हैं. Migrant flux from पंजाब to से बिहार कोरोना के टाइम पे. तो flux is flow. Outward flow हो रहा है यहाँ से. बहुत सारे workers चले गए यहाँ से. तो that flux is flow of anything. It can be physical quantity. It can be anything. So flux तो flow होता है. Magnetic flux क्या होता है फिर? The number of field lines passing through a given. Number of field lines passing through a given area. और वो एरिया कैसे प्लेस्ड है उस पर डिपेंड करेगी. बिकॉज आपने फील्ड लाइन क्या होती है, आपने टर्म्स बस ऐसे रट्टे मारे हो या पता भी है इनका मतलब? फील्ड लाइंस क्या होती हैं? Magnetic field lines is the locus of unit north positive. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज, The locus of unit north positive. इसका मतलब क्या होता है? Unit north pole. नहीं, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर जैसे हम एक मैग्नेट में से अगर हम मतलब ऐसे निकाल तो सकते नहीं आइसोलेटेड पोल, पर अगर हम निकाल लें और उसके पाथ को ट्रेस करें तो हमारे पास एक MFL मिलती है हमें. एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है. सो बेसिकली इसको हम कह देते हैं इमेजिनरी लाइन drawn on paper tangent to it at any point gives us the direction of magnetic field intensity. कि अगर मैंने मैग्नेट बनाई है, जैसे मैंने ऐसे नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट बनाई, से नॉर्थ पोल या साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. सो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन पेपर टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. फ्लक्स फिर क्या होता है? अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब यू हैव फील्ड लाइक दिस. इसमें मैंने एक सरफेस रखा, एरिया रखा. नाउ एरिया आई कैन प्लेस इट इन एनी फॉर्म. अगर मैंने इसमें एक शीट रखी पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, मतलब जैसे ये फील्ड लाइंस है, शीट को मैंने ऐसे रख दिया, तो इस शीट में से कोई फील्ड लाइंस पास करेंगी? इस शीट में से जैसे मैंने ऐसे पेपर रख दिया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें से कोई फील्ड लाइन पास करेंगे इस पेपर में से अगर ऐसे पेपर प्लेस्ड है तो? बट अगर ऐसे प्लेस्ड है तो, ऐसे प्लेस कर दिया तो फिर फील्ड लाइंस पास करेंगी. फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया एंड दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द एरिया इज प्लेस्ड. सो दैट मींस एरिया इज अ वेक्टर. सो फिजिक्स में एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं क्योंकि फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगे वो एरिया की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा. वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल: Velocity, displacement. एक्सेलरेशन, Force. velocity, displacement, acceleration, force, Energy. momentum, angular energy. कौन बोला? काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन होती है, इससे वैल्यू होती है. या पोटेंशियल एनर्जी. डायरेक्शन कब पढ़ी आपने पोटेंशियल एनर्जी की या काइनेटिक एनर्जी की? आपने वेक्टर्स में एनर्जी की टर्म यूज की.
एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाने वाली है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर्स. बिकॉज जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो दो वे में सॉल्व हो सकते हैं, या तो वेक्टर्स के साथ डील करके या एनर्जी से. तो एनर्जी वाला मेथड हमेशा आसान रहता है बिकॉज उसमें डायरेक्शंस के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती. सो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर. सर फ्रिक्शन कौन? फ्रिक्शन क्या सर बोला? फ्रिक्शन वेक्टर है. फ्रिक्शन क्या है? फोर्स नहीं है वो Yes, कि sir. कुछ और है? फोर्स है तो वेक्टर सर ही होगी फोर्स. ना. अब जब फोर्स ही है तो वेक्टर ही होगी, फिर वो स्केलर कैसे हो सकती है? आपको ये तो देखना पड़ेगा ना आप किसकी बात कर रहे हो. जैसे मैं हीट कह रहा हूँ तो हीट एनर्जी है तो वो स्केलर ही होगी. तो फ्रिक्शन एज ए फोर्स ही है तो वेक्टर ही होगी. कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स. अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स. मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड्स. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड. मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल वेक्टर्स. यस सर. यस. सेम डायरेक्शन में होंगे तो पैरेलल वेक्टर्स. जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच में हम एंगल लेते हैं 0 बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन. इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकता तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? Downward. डाउनवर्ड्स. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 180 degree. 180 बिकॉज वेलोसिटी अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, तो ये एंगल 180. These are called anti-parallel vectors. So parallel vectors जो same direction में है, anti-parallel vectors जो opposite direction में है, and together they are called collinear vectors. Collinear vectors को हम कह देंगे वो दो तरह के होते हैं, या तो parallel या anti-parallel. Equal vectors कौन से होते हैं? Equal vectors. और इसका example. Equal vectors और इसका example. Which are Equal following the same path. इक्वल वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो. दो वेक्टर्स को हम इक्वल कह सकते हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दोनों चीजें सेम होनी चाहिए. सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो भी हम इक्वल नहीं कह सकते. बिकॉज अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाई है 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो मैं ये नहीं कह सकता कि F1 एंड F2 आर इक्वल बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो इन फिजिक्स व्हेन वी से दैट वेक्टर्स आर इक्वल, it means they have same magnitude as well as direction and representing the same physical quantity. दोनों forces ही होनी चाहिए, दोनों का magnitude और direction same होना चाहिए, या दोनों velocities ही होनी चाहिए, दोनों का magnitude and direction same होना चाहिए. तो then we can say it's equal vectors. Equal vectors में angle कितना होगा? Will equal vectors always be parallel? Yes. Yes, Yes. because same direction है. Equal vectors का example. कोई example, if you have to give practical example that vectors are equal. मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स. Sir, 2 people running. U1 U2 इक्वल वेक्टर्स हैं या नहीं है? No, sir. मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, डायरेक्शन भी डिफरेंट है. दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगी Yes. Yes, sir. बिकॉज बोथ आर मूविंग अंडर ग्रेविटी. तो दोनों का जो एक्सेलरेशन वेक्टर है दैट विल बी इक्वल बिकॉज इस पे भी एक्सेलरेशन जो लगेगी दैट विल बी g डाउनवर्ड्स, इस पे भी एक्सेलरेशन विल बी g डाउनवर्ड्स. सो इक्वल वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी सेम. कोइनिशियल वेक्टर्स
को इनिशियल, नाम से क्या लगता है? को इनिशियल, जिनका इनिशियल वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। वेक्टर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेक्टर्स को हम ऐसे शो करते हैं, सिंबल इसका हो जाता है, जैसे मैंने लिखना है ए वेक्टर, तो ए और इसके ऊपर वेक्टर साइन, इसको हम कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, ये हेड ऑफ वेक्टर जहां पे एरो लगाया। को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कोई भी वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। एग्जाम्पल कोई इनिशियल वेक्टर्स which originate from the same point, ऐसे को टर्मिनल हो जाएंगे जिनका फाइनल पॉइंट सेम है। को इनिशियल एंड को टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एक ही जगह पे जाकर टर्मिनेट हो गए सारे वेक्टर्स, को इनिशियल स्टार्ट एक ही जगह से हुए। कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर Two जब कोई balls कार dropped. रेस्ट The direction doesn't matter. हाँ, डायरेक्शन डजंट मैटर, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए बस। सर किसी रेस में हो सकता है। तो उसमें भी सब अपनी अपनी लेन में खड़े हैं, चलो मान लिया कोई इनिशियल कि अगर एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किए तो, बिकॉज इफ वी अज्यूम दैट ट्रैक इज ऑफ स्मॉल डायमेंशन एज कंपेयर टू द ट्रैक लेंथ, उसकी विड्थ को अगर हम निग्लेक्ट कर दे तो वी कैन से दैट सब रनर्स को इनिशियल वेक्टर्स है। बट सिंपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना है, बिकॉज ट्रैक में तो उसी सर्कल में दौड़ते हैं ना, 400 मीटर अगर है तो। बट यू कैन टेक सिमिलर एग्जांपल लाइक आप स्कूल जाते हो अगर सारे, तो सब अपने अपने घर से फाइनली अपने क्लासरूम में पहुंच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो को इनिशियल है या को टर्मिनल है? Co-terminal. वो टर्मिनल है। छुट्टी हुई तो सब अपनी क्लास से शुरू हुए और अपने अपने घर चले गए, तो फिर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी को Co-initial. इनिशियल। को इनिशियल, की स्टार्ट सब एक ही जगह से कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट सबका अलग अलग है। और को टर्मिनल में स्टार्ट अलग अलग जगह से हुए, फाइनल पॉइंट एक है। और ऐसा भी हो सकता है वेक्टर को इनिशियल और को टर्मिनल हो, दोनों ही हो, कि इनिशियल पॉइंट भी सेम, फाइनल पॉइंट भी सेम। यस सर। ऐसा हो सकता है ना? Yes, sir. जैसे आपके बैच में एक ट्विंस हैं, तो वो घर में एक ही घर से चले और एक ही क्लास में पहुंच गए, तो देयर डिस्प्लेसमेंट इज को इनिशियल एज वेल एज को टर्मिनल, कि स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था और टर्मिनल पॉइंट भी सेम है। सो उसको हम कह देते हैं देयर को इनिशियल एज वेल एज को टर्मिनल वेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि को इनिशियल है तो को टर्मिनल नहीं हो सकता, को टर्मिनल है तो को इनिशियल नहीं हो सकता। और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो को इनिशियल हो सकते हैं, कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। कि जैसे मेरे पास ये पेन है, इसको इसके आसपास मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग्स बांध दी और सब अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो फोर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो तो सेम है, सब फोर्सेस इसी पेन पे लग रही हैं, तो सब अपनी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ को इनिशियल वेक्टर्स, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम। एक्सक्यूज मी यूनिट, हाँ जी सर, जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सर दोनों डाउनवर्ड्स है, तो वो मतलब सेम पॉइंट से ही वो स्टार्ट हो रही, तो वो को इनिशियल हो सकता है। एक्सेलरेशन इनिशियल नहीं होता ना, एक्सेलरेशन इज नॉट, वो तो अगर उससे पहले भी लग रही थी उसके बाद भी लगेगी। मतलब आप ऐसे एग्जांपल दोगे जिसमें एक वेक्टर एक जगह से शुरू हो रहा है, आपने जब हाथ में पकड़ा था, जब वो बॉल में भी हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं हाइट एज से, बट वो उससे ऊपर से भी आ रही है बॉडी, तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, एक्सेलरेशन इज बेसिकली प्रेजेंट एवरीवेयर। तो उसको हम इनिशियल वेक्टर्स में नहीं लेते कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सो यूनिट वेक्टर, नाम से क्या लगता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस वन। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, डायरेक्शन कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। जैसे वेलोसिटी, we say velocity of 1 meter per second in any direction, it will be a unit vector. Force of 1 Newton in any direction will be a unit vector. इसका फिजिक्स में इंपॉर्टेंस रहने वाली है, बिकॉज हम 3 यूनिट वेक्टर्स को काफी यूज करेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा। उसको हम यूनिट वेक्टर को हम हमेशा, जैसे वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, वी राइट इट एज ए एंड ए कैप। इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है this is called magnitude,
this is for direction. This is unit vector a cap. जब a के ऊपर ऐसे कैप लगा दी, इसका मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है. फिजिक्स में हम कैसे यूज करते हैं, हम 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज किया करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप. अगर मैंने किसी चीज को ऐसे लिखा 5 आई कैप, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है. सिमिलरली 5j कैप विल मीन कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस है. 5k cap is magnitude is 1 and direction is along z axis. So x, y and z को रिप्रेजेंट करने के लिए we use I cap, j cap, k cap. कि अगर मेरे को बताना है, मान लो एक बॉडी है जो से मेरा x एक्सिस है, एक बॉडी है जो इधर ट्रैवल कर रही है विद 7 मीटर पर सेकेंड, तो मैं कहूंगा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 7 आई कैप. तो हमें आई कैप से पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. जैसे उन्होंने कहा कि वेलोसिटी इज 7 आई कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज -2j कैप. तो ये -2j कैप का बेसिकली मतलब क्या, 2 into -j कैप. j cap is y axis minus j cap will be नेगेटिव y एक्सिस. negative y axis. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2 है और वो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. तो यूनिट वेक्टर्स का हम यूज किया करेंगे कि ये जो i j k cap है, we say these are unit vector along x y and z axis. -i minus j minus k will be unit vector along -x minus y and -z. so vectors जिसका सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करना है, they are referred as unit vectors. मैथमेटिकली यहां से आप डेफिनेशन भी दे सकते हो, बिकॉज मैंने लिखा a is equals to, we can say unit vector is vector divided by its magnitude. तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी एंड दैट विल बी कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 whose value is 0. जिसका मैग्नीट्यूड 0 है. एग्जांपल, Initial सर velocity. बॉडी एट रेस्ट. for a body Body at at rest. rest. Body तो at उसकी rest. डायरेक्शन होगी, उसको वेक्टर कह सकते हैं. एक बॉडी रेस्ट पे, कैन आई से दैट इट्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर जो रेस्ट पे है, मैं उसको वेक्टर कह सकता हूँ. सो बॉल को हाइट से ड्रॉप किया जाए तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0. बॉल को हाइट से ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. तो फिर दूसरे एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम है, जब बॉडी ऐसे ग्राउंड पे पड़ी है तो मैं कह नहीं सकता उसकी वेलोसिटी भी 0. सर पर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी ना, मतलब इसमें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है. वो तो तो फिर डेफिनेशन में क्या चेंज करूं, मैं किसको 0 बोलूं? सर मैग्नीट्यूड. मतलब दोनों केसेस में वेलोसिटी 0 है. इस पेन को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है. तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, एक बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है उसकी वेलोसिटी 0 है. इन दोनों में फर्क क्या है? सर एक मोशन में एक रेस्ट पे. So direction को Direction. एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट है. जो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे गई है वहां रुकी नहीं रहेगी, वो नीचे आएगी इसके बाद. दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेस्ट. द बॉडी इज एट रेस्ट फॉर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड और फिर उसने नीचे आ जाना है. और जो बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है दैट इज परमानेंटली एट रेस्ट. उसका तो पता भी नहीं वो मूव करेगी कि नहीं करेगी, तो उसको हम जीरो वेक्टर के एग्जांपल में नहीं लेते. बॉडी जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी को आप कह सकते हो कि इट्स अ जीरो वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर्स. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर जो बॉडी रेस्ट पे है पर उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी. अरे वो मेरे को बोलती कि ना कैन यू डायल इनटू माय जोन, और मैं उसका जो बॉडी रेस्ट पे है परमानेंटली, तो हम ये तो कहेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो उसकी डायरेक्शन नहीं है ना. जीरो वेक्टर हम नॉर्मल यूज करते हैं टर्म्स जब हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड 0 है बट इट हैज सम प्रेफर्ड डायरेक्शन कि वो किधर जाएगी. तो जो बॉडी रेस्ट पे है और पता ही नहीं उसने किधर मूव करना है, उसको हम जीरो वेक्टर्स के एग्जांपल में प्रेफरेबली नहीं लिखते. नॉर्मली मतलब टेक्निकल टर्म्स में ये गलत नहीं होता कि मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन इमटेरियल हो जाती है,
बट हम प्रेफर ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जहां पे बॉडी हैज सम प्रेफर्ड वे कि उसके बाद वो किधर जाएगी. नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर मतलब माइनस ए क्या मतलब होता है? जैसे मैंने लिखा ए, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए, इन दोनों में फर्क क्या होगा? So direction opposite of डायरेक्शन इज Opposite ऑपोजिट. और मैग्नीट्यूड so सेम होगा. Same. magnitude ऐसे same होगा. वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, then we can say that one vector is negative of the other. और अगर वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन 0. 0. 0. And then you have coplanar. नाम से क्या लगता है? coplanar vectors. ऑन द सेम प्लेन. Sir, जो same Example. plane में हो. Vectors in the same plane. Example. Example of coplanar vectors. Sir, 2 balls को ground पे roll कर दिया वो. तो इसमें कोप्लेनर क्या है? रोल तो कर दिया, इसमें कोप्लेनर क्या है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कोप्लेनर है? बिकॉज कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना. तो बॉल्स को रोल कर दिया, बॉल तो एक ऑब्जेक्ट है, वो फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है. बिलियर्ड बॉल्स हैं, टेबल के ऊपर मूव कर रही हैं, तो कौन सी क्वांटिटी है जो कोप्लेनर है? उनकी वेलोसिटी. वेलोसिटी. Because that will always be along the plane. Jump तो नहीं करते billiard balls. So their velocity, their displacement, they're coplanar vectors. So vectors in the same plane. अगर हम अर्थ का एक छोटा सा रीजन लें तो इसके ऊपर आप ग्राउंड में जितने भी से लोग मूव कर रहे हैं, we can say their velocity vectors are coplanar. Because अर्थ वैसे तो पूरी अर्थ देखोगे तो it's a spherical, it's not a planar surface. बट हमें तो प्लेन ही नजर आती है. अब घर के बाहर ग्राउंड देखोगे तो इट अपीयर्स टू बी प्लेन. प्लेन क्यों नजर आती है वैसे? बिकॉज रेडियस इज टू बिग. radius of curvature is very large, so you cannot see the curvature of earth because of the large radius of curvature. और नॉर्मल अगर मतलब खाली ग्राउंड है, आप कितने डिस्टेंस तक देख सकते हो? there's total clarity, कोई एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ग्राउंड है. To what distance you can observe the earth? Because फिर तो वो कर्व हो जाएगी तो आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते कर्वेचर के कारण ही. आपको कितना डिस्टेंस नॉर्मली नजर आ जाता है अर्थ का? बिकॉज आप पूरी अर्थ तो नहीं देख सकते ना, एटमॉस्फेयर जितना भी क्लियर हो जाए. से अगर मैंने अर्थ को बनाया है, अर्थ को मैंने ऐसे बनाया, से आप यहाँ खड़े हो तो आप इधर खड़े होके इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप अर्थ के खड़े हो, आप इधर तो नहीं देख सकते ना कि यहाँ इंडिया में खड़े होकर यूएसए नजर आना शुरू हो गया. अर्थ का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट कितने डिस्टेंस तक दिख जाता है? अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स. अच्छा, अगर अर्थ रोटेट कर रही है, सबको पता है. Yes, sir. Yes. यस सर. ऐसा हो सकता है आपने अर्थ से जंप लगाई ऊपर, से आप यहाँ इंडिया में थे, आपने एक जंप लगाई ऊपर, अर्थ नीचे से रोटेट कर गई, तो जब आप लैंड किया पाकिस्तान में लैंड कर गए. नो अपने सर. बॉर्डर पे जाके बहुत ऊंची छलांग लगा दी, नीचे से अर्थ आगे चलेगी, आप पीछे रह गए. हो सकता है ऐसे? No, sir. क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सर हो सकता है. सर रोटेशन इज वेरी स्लो. 24 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है वो. सर अच्छा चलो, ऐसे हो सकता है पड़ोसी के घर में चले गए, पाकिस्तान छोड़ो, आपने जंप किया, जब नीचे आए तो पड़ोसी के घर में लैंड कर गए. अर्थ 24 आवर्स में पूरा चक्कर लगा लेती है. आप ऊपर गए, 2-3 मिनट ऊपर है, जब नीचे आए तो आप अर्थ खिसक चुकी थी आगे और आप किसी और घर में पहुंच गए. प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट?
सर नॉट No, पॉसिबल। sir. सर 2-3 मिनट तो नहीं, 2-3 घंटे तो फिर हो सकता 2-3 घंटे में तो कंट्री बदल जाएगी भैया, लुधियाने पहुंच जाएगा तुम। 2-3 घंटे तो बहुत होते हैं, 24 घंटे में तो पूरा चक्कर हो जाता है। 24 आवर्स में तो आप वापस वहीं आ जाओगे। 12 घंटे ऊपर है ना, अमेरिका पहुंच जाओगे। तो पहुंचते नहीं हो, मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों? ऐसे जाना होता तो आसान नहीं था, पंजाबियों ने तो कनाडा ऐसे ही पहुंच जाना था, छलांगे मार मार के। फेवरेट है पंजाब का तो कहाँ जाना है? कनाडा। सबने ऐसे ही जाना था, कनाडा जाना, ऐसे ही छलांग मार के। क्यों नहीं जा सकते? फिजिक्स लगाओ। Because अर्थ जो एक एक्सिस के पे रोटेट कर रही है। तो चलो किसी कंट्री में जा सकते हो, अमेरिका कनाडा छोड़ो, किसी कंट्री में अर्थ किसी सर इतनी डायरेक्शन हाइट अचीव कैसे कर No, सकते हो? sir. कर ली। चल मैंने देखो फेंक दिया, दे दी हाइट, अब 20 मिनट ऊपर ही रहे हो, कहीं भी नहीं जाओगे, आप वहीं लैंड करोगे। रीजन भी एटमॉस्फेयर के कारण या नहीं? अच्छा, जब मैं 1D हम पढ़ रहे थे, लिफ्ट में से जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? सेम ऑफ दैट ऑफ एलिवेटर। Velocity of the elevator. अर्थ से छलांग मारोगे, आप भी उसी डायरेक्शन में घूम रहे हो अर्थ के साथ साथ। आपकी और अर्थ की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। आप ऐसे, आपको अगर कोई बाहर के यूनिवर्स से देखेगा ना, तो आपका पाथ कुछ और होगा। आप कोई अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में देखेगा तो उसको तो ये लगेगा आप सीधा ऊपर गए और सीधा नीचे आ गए। प्रैक्टिकली आप इसको छोटे लेवल पे सोच के देखो। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने ट्रेन में किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो वापस आपके हाथ में आ गया। मैं आपसे अगर पूछता कि पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन है कि नॉन स्ट्रेट लाइन है, आप क्या बोलोगे? Straight line. डाउन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब इसको अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, मान लो आपके पास ऐसे ट्रेन का डिब्बा था जो इधर ट्रैवल कर रहा है। थोड़े टाइम के बाद ट्रेन के डिब्बे की ये पोजीशन होगी, आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट फेंका और वापस आपके हाथ में, मतलब ए पॉइंट से फेंका, यहां से 1 मीटर का डिस्टेंस है, आपके हाथ में ही आया ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो बेसिकली बॉडी तो ऐसे गई है ना, तभी आपके हाथ में आई, नहीं तो ट्रेन तो आगे निकल गई थी। ट्रेन तो आगे निकल गई थी, आपके हाथ में वो कैसे आया? क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही थी जो ट्रेन की थी। आपको लगा कि वो सीधा ऊपर गया, वो सीधा नीचे आया, पर अगर कोई ट्रेन के बाहर से देख रहा हो तो आपको तो ये पाथ नजर आया कि वो ऊपर गया और नीचे आ गया। कोई ट्रेन के बाहर से देख रहा है, उसको ये पैराबोलिक पाथ नजर आएगा। और यही आपके साथ होता है जब आप अर्थ से जंप करते हो। आपको लगता है आप सीधा ऊपर गया, सीधा नीचे आ गए, पर जिधर अर्थ रोटेट कर रही है आप उसी डायरेक्शन में आगे भी जा रहे होते हो साथ में, क्योंकि आपने मूविंग बॉडी से जंप किया। ये समझ में आया एग्जाम्पल? अब थोड़ा लार्जर डिस्टेंस लेके समझो कि ये तो मैंने, जैसे एक से ट्रक है जो ट्रैवल कर रहा है, आपने बहुत हाइट से फेंका, ट्रक इस पॉइंट से यहां तक आ गया था, आपने वर्टिकली ऊपर ही फेंका ऑब्जेक्ट को, आपने वर्टिकली ऊपर फेंका, यहाँ खड़े थे, आपको लगा ये वापस मेरे हाथ में आ गया, पर एक्चुअली तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्या होगा ना, तभी आपके हाथ में वापस आया, क्योंकि ट्रक तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था। तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन विच अपीयर्स टू बी 1 डायमेंशनल। मतलब इसका क्या हुआ कि मोशन 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट हो गया। रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट है ना, कोई ग्राउंड से देख रहा है तो उसके लिए 2 डायमेंशनल मोशन है, कोई ट्रक के अंदर से देख रहा है तो उसके लिए 1 डायमेंशनल मोशन है, और हमेशा ऐसे ही होता है। आप 1 डायमेंशनल को भी ले लो, से आप इस ट्रक के अंदर बैठे थे, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे आपके साथ एक और बंदा बैठा है, इसके हिसाब से तो बी के हिसाब से ए रेस्ट पे, पर जो बाहर से सी देख रहा है उसके हिसाब से दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। तो डायमेंशनल मोशंस जो होती हैं, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम,
and many a times we will use reference frame to simplify the problem. कि एक रेफरेंस फ्रेम में जो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल लग सकती है, हो सकता है वो रेफरेंस फ्रेम बदल के वो प्रॉब्लम आसान हो जाए. Excuse अब me, sir? कैसे कोरिलेट करते हैं? मान लो ये ट्रक ट्रैवल कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. मैंने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से. आप मेरे को बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? आप रेफरेंस फ्रेम मान लो पहले ट्रक को. ट्रक से जो भी देख रहा है उसके लिए तो ये बॉडी सीधा ऊपर गई और सीधा नीचे आ गई. इसको सीधा ऊपर जाके सीधा नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? क्या फॉर्मूला पढ़ा था वर्टिकल में? एक बॉडी को अगर मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे नीचे आने में कितना टाइम लगता है? अंडर फॉर्मूला बोलो. √2h/. फॉर्मूला गलत है. by G. 2u/g. u कितना है? 20. तो 2u/g मतलब 4 सेकेंड्स. इसको ऊपर जाके नीचे आने में 4 सेकेंड्स लगे. 4 सेकेंड में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? उसकी स्पीड कितनी है? 40. मतलब ये 40 मीटर आगे जाके आपके हाथ में आएगी बॉल. आपने ऊपर फेंकी थी, पर जितनी देर में आप बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो बॉल लगा, हमें लगा कि उसने हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, पर बॉल ने एक्चुअली 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो अर्थ के साथ भी ऐसे ही होता है. आप जंप करोगे तो सारा एटमॉस्फेयर, सारी चीजें उसके साथ ही मूव कर रही हैं. आपको लगेगा कि आप सीधा आए हो, पर एक्चुअली यू हैव ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस. सो फिजिक्स में रेफरेंस फ्रेम्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसको यूज करेंगे. Excuse me, sir? हाँ जी. सर अगर हम देखें कि एयर नहीं है तो और बैलून फ्लोट कर रहा है तो सर वो भी अर्थ के साथ ही रोटेट करेगा ना? There is no air. बैलून नॉर्मल बैलून है फिर तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर तो वो अर्थ पे ही रहेगा. सर द इंटरमीडिएट मान लो कि ना नीचे आ रहा है ना ऊपर आ रहा है, एक जगह पे वो कर फ्लोट कर रहा है, मतलब हीलियम बैलून की तरह बहुत ऊपर नहीं जा रहा. हीलियम बैलून एक जगह पे फ्लोट कर रहा है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे साथ ही लेके जाएगा. फ्लोट करेगा ही तभी ना जब वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो जाएंगे. तो फ्लोट कर नहीं पाएगा. अगर मैं एटमॉस्फेयर को पूरा हटा देता हूँ वो अर्थ पे आ जाएगा वापस. यही कंसेप्ट है ना. जैसे हीलियम बैलून को अगर मैं मून पे छोड़ूं तो क्या होगा? हीलियम बैलून को मून पे छोड़ा जाए तो क्या होगा? ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? मैं आपको अगर यही It will क्वेश्चन, float there only. it's a normal school exam question. Helium balloon is released on moon. What will happen? Float or not? सर वो नहीं जाएगा. Not. या नीचे आ जाएगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस सो अबव या फट जाएगा सर वैसे देखा जाए अगर, क्योंकि एयर नहीं है. एयर नहीं है तो फट क्यों जाएगा? एयर सर प्रेशर डालेगी ना इनर पे. तो अगर हम ले लें कि अगर वो कह दें कि वो बर्स्ट नहीं करता तो क्या होगा उसके साथ? वो राइज करेगा या फॉल? से यही पूछा. फॉल. वही रहेगा. It will fall because moon पे there is no atmosphere. तो उस पर कोई अपथ्रस्ट नहीं लग रही. ऊपर तो तब जाएगा ना अगर अपथ्रस्ट लगेगी. उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है तो वो नीचे ही आएगा. और मून पे जी कितना होता है? अर्थ पे अगर हम लेते हैं जी तो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g/6. तो वो g/6 के साथ नीचे आता है. फिजिक्स में सिचुएशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. जो कई बुक्स में ऐसी चीजें दी नहीं होती, बट आपको खुद मतलब मेंटल एक विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. जैसे एक बार उन्होंने नीट में क्वेश्चन पूछा कि मैन मूव्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ मून, हाउ विल द वेट ऑफ द मैन वेरीज? वेट नहीं वेरी करता. वेट डिक्रीजेस. सरफेस ऑफ अर्थ मास वेरी नहीं करता, वेट तो करता है. वेट डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थ टू मून.
उन्होंने ऑप्शन दी वेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेट गोज ऑन इंक्रीजिंग, it first decreases then increases, it first increases then decreases, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूअसली कम होता रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। चार तो पहले ऑप्शंस कम पहले कम होगा फिर होगा बढ़ेगा। फिर पहले बढ़ेगा। कम होगा फिर बढ़ेगा। कहीं पे जीरो भी होगा, इन स्पेस कहीं पे जीरो होगा वेट, अगर हाँ आप जी। अर्थ से मून जा रहे हो तो। अर्थ से मून जा रहे हैं, वेट कहीं पे जीरो होगा बीच में, सर जहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जहाँ पे सर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां जी पर। की वैल्यू जीरो कहाँ हो जाएगी बीच में, जी की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी? तो जी की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है पर हाँ, जी की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा है, तो फिर वेट जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। क्यों? होना चाहिए ना ऐसे, फिर आपने ये क्यों कहा पहले कम होगा फिर बढ़ेगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले डिक्रीज होगा उसके बाद इंक्रीज भी होगा। तो बीच में जीरो नहीं होगा कहीं? खत्म तो हो जाएगा। नो सर। देखते हैं चलो। से अर्थ, ये मून, मेरे को ये पता है अर्थ पे वेट अगर mg है, मून पे mg/6 है। एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास है कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ है me। जब ये यहाँ पे थी, इसका अर्थ से सेंटर से डिस्टेंस है x1, मून के सेंटर से डिस्टेंस x2। मेरे को बताओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ के आए हो, इस मास पे अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? इस पे अर्थ के कारण ठीक है, जी m1 m2 by r²। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? यस यस सर। ना, अर्थ इस मास को किधर अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ या अपने से दूर? अट्रैक्ट अपनी तरफ। अब मेरे को बताओ, सिमिलरली अगर मून का मास है mm, तो मून में और इस मास में कितनी फोर्स होगी? GM मास ऑफ मून का मास। और ये किस डायरेक्शन में होगी? अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होगी तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो गई? 0। जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, बॉडी बिकम्स वेटलेस। वेट आंसर यही सर सन सन से तो नहीं ग्रेविटेशनल। हम कुछ कर सकते ना। सन पे जाना चाहते हो तो सन के साथ भी ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। नो सर, मतलब सन के यहाँ पे तो हम नहीं लेंगे ना। नहीं, तो मतलब हम बहुत सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम्स करते हैं, ऐसे तो फिर सारे प्लैनेट्स लेने पड़ेंगे। मिल्की वे इतना बड़ा, आप सन को लोगे फिर आप सारी चीजों को लो। जैसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, यू कैन नॉट मूव योर फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स, कि अगर आप हिलते भी हो तो आप पूरा यूनिवर्स को डिस्टर्ब करते हो, बिकॉज अगर आप हिलते हो तो मतलब आपका डिस्टेंस सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ बदल गया। आप में तो उनमें जो फोर्स लग रही थी वो बदल गई, तो मान लो आप थोड़ा सा हिले यहाँ से कहीं और गए तो जुपिटर पे जो नेट फोर्स लग रही थी वो चेंज होगी आपके हिलने से। बट वो इतनी डिटेल में हम जाते नहीं है, एंड वी कांट डू सच कैलकुलेशंस आल्सो, बिकॉज अगर हम मिल्की वे की बात करें तो प्लैनेट्स कितने हैं मिल्की वे में?
मिल्की वे में नंबर ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ऑर्डर ही बताना है, गिने तो किसी ने भी नहीं है, हम तो अंदाजा लगाते हैं कि रफली इतने होंगे। सर 100 to 300 billion. 10 billion. That's number of planets in the Milky Way only. अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स मे बी अराउंड, यू कैन से 10 billion billion, or you can say 10 raised to power 19 number of planets in the universe. अब ये एस्टिमेट्स होते हैं, रफ इंडक्शन से निकलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमने अभी बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम्स पढ़े भी नहीं है, मतलब वी हैव नॉट गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम एज सच, और कभी हम यूनिवर्स को स्टडी कर भी नहीं पाएंगे डिटेल में, बिकॉज हमारे पास जो फास्टेस्ट सैटेलाइट्स हैं दे ऑल्सो कैनॉट गो बियॉन्ड सोलर सिस्टम इन सम अदर सिस्टम, बिकॉज अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नियरेस्ट स्टार सन के बाद कौन सा आता है? सन के बाद मेरे पास जो सैटेलाइट है अभी हमारे पास, जो मतलब अर्थ पे सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं, अगर मेरे को अल्फा सेंचुरी के सिस्टम में एंटर करना है तो इट विल टेक हाउ मच टाइम टू रीच दैट प्लेस? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच दैट स्टेज मेरे को अगर उसमें जाना है तो? सर 4 point something light years. सैटेलाइट में जाना है ना, लाइट से थोड़ी जा सकते हैं हम। सैटेलाइट विल टेक रफली, यू कैन से, यहाँ नॉर्मल अगर आपको गेस करना है, ठीक है, आपने 4.26 जैसे बोला, लाइट को 4.5 years के आसपास या 4.26 लाइट ईयर्स लगते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, और लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से। हमारे सैटेलाइट ट्रैवल करते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो रेशो क्या आई 3 लाख और 8 की? 3 लाख डिवाइडेड बाई 8, इट विल बी 3 लाख डिवाइडेड बाई 8, अंदाजे से बता दो यार। 37,000 something। 37.5 है ना, 37.5 into 4, so that is the number of years it will take, so more than 1 lakh years। अभी जो हमारे पास सैटेलाइट्स है, अगर उनसे मेरे को अल्फा सेंचुरी को एक्सप्लोर करना है तो सैटेलाइट को पहुंचने में ही 1 लाख साल लग जाएंगे। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो तो बहुत बाद की बात है। तो इसलिए आइंस्टाइन कहता था कि हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, फ्रैक्शन भी नहीं मालूम हमें अभी उसका, एंड वी कैनॉट से कि हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज हम ही हैं यहाँ पे, बिकॉज यूनिवर्स में मे बी देयर आर मच मोर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्टिंग, मे नॉट बी इन द ह्यूमन फॉर्म, किसी और फॉर्म में हो सकते हैं, किसी और तरह की लाइफ हो सकती है वहाँ पे, और मे बी जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं दे मे बी मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हों। तो फिजिक्स इज एवरीवेयर, बट आप अगर कहीं ढूंढो, जैसे अगर से इसी की बात करें कोरोना की, ठीक है, कोरोना वायरस दे आर सेइंग कि इट्स अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस। अगर मैं आपसे पूछूं फिजिक्स बिहाइंड इट क्या है, हाउ कैन दे प्रूव? बिकॉज दे आर प्रूविंग इट यूजिंग फिजिक्स दैट इट्स अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इट्स नॉट नेचुरल वायरस, रिवर्स इंजीनियरिंग किया है, पहले वायरस बनाया फिर उसको बैट्स के साथ कोरिलेट किया चाइना ने। And how can they prove using physics that it's a genetically engineered? मतलब इतना टाइम नहीं मिला, साल 1.5 साल से घर बिठाया हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते है क्या? अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेचुरली वो एक दूसरे के पास रह सकते हैं या नेचुरली एक दूसरे से दूर जाएंगे? दूर करेंगे। दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। Corona virus has 4 positively charged spikes close to each other, which cannot be a natural process.
and those positively charged spikes, जिसको spike proteins कहते हैं, they stick to the negative charge in the body and stick to the body attraction के कारण. वो आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव स्पाइक्स उससे चिपक जाती हैं अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, और वो इतने पास है बिकॉज वायरस इज अ मॉलिक्यूलर पार्टिकल. तो उसके ऊपर वो 4 पॉजिटिव स्पाइक्स एक साथ होना, दे से इट्स नॉट फाउंड येट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 2 स्पाइक्स भी पॉजिटिवली चार्ज. तो ये 4 स्पाइक्स है, मतलब इट्स अ बायो वेपन विच वाज डेवलप्ड. बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, मे बी इंडिया के पास भी ऐसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए वेपन्स हों, बट चाइना से लीक हो गया, दैट्स अनदर स्टोरी, बिकॉज उनकी BS2 लेवल की लैब थी. मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उतने अच्छे नहीं होते जब BS2 लेवल की लैब होती है. तो नॉर्मली कंट्रीज जहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स प्रिपेयर करती हैं वहाँ पे BS5 या BS6 लेवल सिक्योरिटीज होती हैं कि वायरस लीक्स ना हो जाए, एक्सीडेंटली लीक ना हो जाए. तो चाइना एक लो लेवल सिक्योरिटी लैब में वो वायरस डेवलप कर रहा था, हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर. ये तो थ्योरीज आ रही हैं कि इस तरह से, बट दे से कि इट्स अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड थिंग. And this research is being done, जो ऐसी रिसर्च होती है, that is being done by a division which is called biophysist. So ये अलग से ब्रांच हो जाती है फिजिक्स की. यही वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं बायोफिजिक्स में मेनली रिसर्च करते हैं. दे कोरिलेट द फिनोमेना विद द फिजिक्स एंड देन ट्राई टू फाइंड द रीजन. तो इसमें अलग से MSc भी होती है, मतलब बायोफिजिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायो में. तो ये बायोफिजिस्ट वालों की रिसर्च की नहीं जाती है जब इस तरह की रिसर्च आए तो. एनीवेज, पहले इतना लिख लें, जो आज इतनी लंबी कहानी सुन ली. पहले डेफिनेशंस हैं सारी, एंड देन वी विल स्टेप अहेड कि हाउ द वेक्टर्स आर एडेड. सो पहले डेफिनेशंस लिख लो सारी. फर्स्ट राइट चैप्टर का नाम डालो. पहले जो हमारा चल रहा दैट इज मोशन इन 1D. काइनेमैटिक्स के पार्ट हैं ये सारे. दिस इज आल्सो काइनेमैटिक्स ओनली, बट चैप्टर का नाम है वेक्टर्स. वेक्टर्स और वेक्टर एनालिसिस. सो यू कैन राइट द फर्स्ट डेफिनेशन. यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख लो पहले. फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू. Physical quantities can be divided into 2 categories. Physical quantities can be divided into 2 categories. First is scalar quantities. Scalar quantities. The physical quantities having magnitude and no direction of their own. Physical quantities having only magnitude and no direction of their own are called scalars. For example, mass, distance, for example, mass, distance, time, etc. Mass, distance, time, etc. Next is Excuse me, sir. हाँ जी. सर पूछो. हमने अभी बोला था कि लेंथ जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं उसको, फिर लेंथ नहीं लिखते ना. उसको हम जहाँ पे वेक्टर लेंगे we will write it as displacement vector और position vector. ओके सर. उसको हम सिंपल लेंथ नहीं लिखेंगे. So you can write next vectors. Vector quantities are those which have both magnitude and direction and should obey the laws of सर रिपीट करना. vector quantities are those which have both magnitude and direction and should obey the laws of vector algebra For example, velocity Laws of vector algebra. For example, velocity, displacement,
momentum, force, etc. इम्पल्स स्केलर है या वेक्टर है? इम्पल्स आपने पढ़ा है पहले? Sir, Vector. yes. Vector. Scalar vector, vector, and its direction is Sir, direction of Direction of force. Sir, direction of force. force. So speed, sorry, velocity, displacement, momentum, force, etc. So you can write there are certain quantities like current. इसी के आगे लिखो paragraph में. There are certain quantities like current. Which have both magnitude and direction. But they are scalars because they don't follow the laws of vector algebra. Because they don't follow the laws of vector algebra. Because they don't follow the laws of vector algebra. Next. कोई और क्वांटिटी भी ऐसी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों मार्क कर देते हैं पर उसको वेक्टर नहीं लेते? प्रेशर को वेक्टर क्यों नहीं लेते? जैसे हमने किसी चीज में पानी भरा तो वी से इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स, बट उसको वेक्टर नहीं गिनते बिकॉज प्रेशर होता क्या है, क्यों एक्सर्ट होता है ये पता है? व्हाई प्रेशर इज एक्सर्टेड? जैसे अभी आप हीलियम बैलून का गए थे वो फट जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर एक्सर्ट ही क्यों होता है? When we apply force on a हम क्या certain कर रहे हैं, area. बैलून में हमने गैस भरी है तो वो प्रेशर आप कह रहे हो उसके कारण फट जाएगा, तो हमने कौन सी फोर्स लगाई उसमें? Sir, because everything what's equilibrium, like outside and inside, it should be same. मतलब आप जैसे केमिस्ट्री में बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो हाउ कैन गैस एक्सर्ट प्रेशर? Its particles collide with each other and then If particles collide with the walls of container and it exerts force on it, because जब प्रेशर क्या होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर आप किसी चीज की कोलिजन करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आएगी कि एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगी. तो ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स जब वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे दे एक्सर्ट अ फोर्स एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी प्रेशर. बट प्रेशर की डायरेक्शन तो होती है बट इट्स नॉट अ वेक्टर बिकॉज उसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होती, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन व्हिच दैट गैस इज प्लेस्ड. तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, उसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होगी कि अगर आपने सरफेस की शेप बदल दी, मतलब कंटेनर बदल दिया तो प्रेशर की डायरेक्शन बदल जाएगी. सिलेंड्रिकल कंटेनर में प्रेशर की डायरेक्शन कुछ और होगी, स्फेरिकल कंटेनर में कुछ और होगी. So because pressure has no direction of its own, it's always perpendicular to the surface. That's why we call that it's not a vector. Next to write definitions लिखेंगे पहले कुछ vectors की. First to write modulus of a vector. Modulus basically magnitude को बोलते हैं. Modulus of a vector. The magnitude of a vector is called its modulus. For example, modulus of vector A, because I am saying vector A तो उसको ऐसे लिखना modulus of vector A.
मतलब वेक्टर वर्ड नहीं लिखना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज, इसको यहाँ तो हम ऐसे लिख देते, या एरो भी हटा देंगे ऊपर से, ये साइन भी हटा देंगे, तो इसका मतलब है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला से फोर्सेस 5 आई कैप न्यूटन, तो इसमें मॉडुलस ऑफ फोर्स कितना हो गया? 5 सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर लिखा है कि ए, इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऐसे लिखे तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, vectors representing same physical quantity, vectors representing same physical quantity, vectors representing same physical quantity and having same magnitude and direction. Vectors representing same physical quantity and having same magnitude and direction are called equal vectors. Are called equal vectors. अब मैंने ये क्यों लिखा representing same physical quantity? Because जैसे impulse और momentum ही है, इन दोनों की यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। सो इम्पल्स और मोमेंटम सेम नहीं है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। सो अगर मोमेंटम दिया है 5 kg/मीटर पर सेकेंड जे कैप और इम्पल्स दिया है 5 kg/मीटर पर सेकेंड जे कैप, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बिकॉज एक मोमेंटम है, एक इम्पल्स है। सो दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, if two bodies are thrown, if two bodies are thrown from the surface of earth, if two bodies are thrown from the surface of earth with unequal velocities, their acceleration vectors are equal vectors because their acceleration vectors are equal vectors because for both the bodies acceleration will be 9.8 meter per second square. For both the bodies acceleration will be 9.8 meter per second square and direction will be downwards. For both the bodies acceleration is 9.8 meter per second square and direction is downwards. Angle between equal vectors is always 0 because जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यूज होगा। Angle between equal vectors is always 0. Next, collinear vectors. Vectors along the same line. Vectors along the same line are called collinear vectors. Vectors along the same line are called collinear vectors. Vectors along the same line are called collinear vectors. They can be of two types. First is parallel vectors. They can be of two types. First is parallel vectors.
vectors representing same or different physical quantity, vectors representing same or different physical quantity, but pointing in the same direction. Vectors representing same or different physical quantity, but pointing in the same direction, are called parallel vectors. For example, if a body is dropped from height h, if body is dropped from height h, then as it falls down, its velocity and acceleration are parallel vectors. अब इसमें कंडीशन होगी कि नीचे जा रही है तो बिकॉज ऊपर जाती है तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहां पे हमेशा पैरेलल ही हो दो वेक्टर्स? कोई ऐसे दो वेक्टर्स जो हमेशा पैरेलल ही होंगे? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी में एंगल कितना बनेगा? एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज एवरेज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एवरेज डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम? So Total displacement and displacement average over velocity are always parallel vectors. Average velocity की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की है। So you can write similarly for any moving body. Similarly for any moving body, average velocity and displacement are parallel vectors. Average velocity and displacement are parallel vectors. Angle between parallel vectors is 0. Angle between parallel vectors is 0 degree. Angle between parallel vectors is 0 degree. Next is anti-parallel vectors. Vectors representing same or different physical quantity. Vectors representing same or different physical quantity, but pointing in opposite directions. Are anti-parallel vectors. For example, Can you repeat last line? Vectors representing same or different physical quantity but pointing in opposite directions. For example, if body is thrown vertically upwards. For example, if body is thrown vertically upwards, then as it goes up, instantaneous velocity and acceleration due to gravity. Instantaneous velocity and acceleration due to gravity are anti-parallel vectors. Instantaneous velocity and acceleration due to gravity are anti-parallel vectors. Angle between anti-parallel vectors is 180 degree. Angle between anti-parallel vectors is 180 degree. Angle between anti-parallel vectors is 180 degree.
Next is co-initial vectors. Co-initial vectors. एक्सक्यूज मी सर हाँ जी, सर फ्रिक्शन तो 110 मतलब फुल टाइम एंटी पैरेलल तो नहीं होगी क्योंकि आपने एक बार एक हाँ, वो दिया हर बार ये नहीं example। होगी. Friction can be in the direction of velocity also. Because friction velocity बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है. बढ़ा रही है तो velocity और friction same direction में होंगे, कम कर रही है तो opposite में होंगे. कभी भी मतलब कोई कंट्रोवर्शियल एग्जांपल नहीं देना चाहिए जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो. तो कई बार ये होता है फिजिक्स में स्पेशल केसेस बन जाते हैं, तो हम वही देंगे जो जनरल से एग्जांपल है. नेक्स्ट इज co-initial vectors. Vectors originating from the same point. Vectors originating from the same point are called. Vectors originating from the same point are called. Vectors originating from the same point are called co-initial vectors. Vectors originating from the same point are called co-initial vectors. For example, if different objects, start from the same point, but move in different directions, then their displacement vectors are co-initial. सर रिपीट करना एग्जांपल. Different objects start from same point but move in different directions. Then their displacement vectors are co-initial vectors. Next time करते हैं, बाकी की definitions लिखेंगे पहले जो रहेगी अभी, and फिर vector addition के laws पढ़ेंगे कि how the vectors are to be added. हाँ जी. सर अभी आपने बताया था कि लाइक अगर हम अर्थ पे जंप कर दे तो हम अर्थ के साथ आगे जाते हैं, बट ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें आगे लेकर जाता है, मतलब हम सेम पॉइंट पे क्यों नहीं गिरते आपको वापस? फोर्स थोड़ी लगानी है, आप ऑलरेडी मूव कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप मूव कर रहे हो, बट अभी आप रेस्ट पे थोड़ी हो, अर्थ मूव कर रही है तो आप भी तो साथ ही मूव कर रहे हो, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फोर्स कोई नहीं लगाई है आप पे. आपके पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है जो अर्थ की वेलोसिटी है, तो अगर आपके पास वेलोसिटी है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में जाओगे ना आप. ओके सर.